बच्चों गुड मॉर्निंग, सबको नमस्कार, प्रातःकालीन नमस्कार सबको। अब बच्चों देखिए, प्लीज लुक एट द बोर्ड। वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द टॉपिक को बच्चों हम आज फिर कंटिन्यू करेंगे। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में बच्चों बहुत सारी बातें बताई आपको। प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होता है और प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है वो क्या होता है ये बताया आपको, और क्या क्या खास बातें उसकी सब बातें आपको विस्तार से हमने बताई। और पिछली क्लास में बच्चों मैंने आपको एक सर्फ के नाम से एक टॉपिक, एक पॉइंट दिया, एक जादू मंत्र दिया आपको, एक टेलिस्मैन दिया, जैसे गांधी जी देते हैं टेलिस्मैन एक जंतर। तो उसमें बताया आपको अगर सेंटेंस में सेइंग या प्रोवर्ब का भाव है, या सेंटेंस में अगर यूटी माने यूनिवर्सल ट्रूथ का भाव है, या उसमें हमने बताया कि अगर सेंटेंस में कोई रूटीन वर्क या रिपीटेड एक्टिविटी अथवा एक्शन है, या हमने उसमें बताया कि अगर कोई फैक्ट है। फैक्ट आप जानते हो बच्चों कई प्रकार की बताई, साइंटिफिक फैक्ट होता है, ज्योग्राफिकल फैक्ट होता है, हिस्टोरिकल फैक्ट होता है, हैबिचुअल फैक्ट होता है ना बच्चों। तो कई प्रकार के फैक्ट होते हैं, तो सारे फैक्ट आपको बताए है ना। मैथमेटिकल फैक्ट भी बताया। तो बच्चों इस तरीके से आपने देखा कोई भी फैक्ट होता है तो वहां पर आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करना चाहिए। क्लियर। आज बच्चों मैं आपको बहुत अच्छी चीज और बहुत ही नायाब चीज बताने वाला हूं, तो जरा आप ध्यान से सुनेंगे बच्चों। पहला सेंटेंस लिखो आप, आई गो टू शिक्षा संकुल। आई गो टू शिक्षा संकुल, और बच्चों नीचे लिख दें आप डेली। क्या लिखा आपने? आई गो टू शिक्षा संकुल डेली। बहुत अच्छे। अब बच्चों दूसरा सेंटेंस जरा गौर करेंगे। दूसरा सेंटेंस क्या होगा अपना? दूसरा सेंटेंस होगा शी गोज टू हर विलेज। शी गोज टू हर विलेज एवरी डे। एवरी डे का मतलब है बच्चों हर दिन जाती है वो गांव, क्योंकि वो शहर में नौकरी करती है, गांव बिल्कुल पास में पड़ता है, तो हर दिन गांव विजिट करती है, गांव जाती है, वो अप डाउन करती है। तो एवरी डे आ सकता है बच्चों। अगर एवरी डे जो है, कई बार एवरी डे नहीं आता तो क्या आता है, जैसे मैंने कहा ये हर दिन नहीं जाती है, वो तो हर संडे को जाती है, तो आप क्या करोगे? एवरी संडे। कोई समस्या? मैंने आपको कहा नहीं साहब वो तो हर सप्ताह जाती है, तो आप कर दो एवरी वीक। मैंने कहा नहीं वो तो 15 दिन में एक बार जाती है, तो आप कर दो एवरी फोर्थ, FORT, फोर्थ नाइट। कोई दिक्कत? अगर बच्चों आपको कहा जाए कि नहीं साहब वो तो 1 महीने में एक बार जाती है, तो आप कर दो एवरी मंथ। अगर आपको कहा जाए कि नहीं कहाँ टाइम मिलता है उसको, वो तो साल में एक बार जाती है, तो होली दिवाली जाती है, तो एवरी ईयर कर सकते हो आप। ओके बच्चों, दूसरी बात हो गई है। तीसरी बात और देखो, जैसे मैंने आपको कहा कि एलेक्स ऑलवेज। अब बताओ स्पीक या स्पीक्स? तो आएगा बच्चों स्पीक्स। फिर लगाओ द ट्रूथ। ये सेंटेंस थोड़ा खास है, इस पे थोड़ी सी चर्चा मैं आपसे करूंगा, आइए जरा देखना आप। अलेक्स ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। अलेक्स क्या करता है बच्चों? हमेशा सत्य बोलता है। ठीक है, अलेक्स हमेशा सत्य बोलता है। अब देखो बच्चों, सोफिया कम्स हियर। सोफिया यहां आती है। सोफिया कम्स हियर रेयरली। रेयरली का मतलब है बहुत कमी आती है, ज्यादा नहीं आती। अगर आप कहना चाहो कि कमी आती है, तो आप स्केर्सली भी कर सकते हो। और बच्चों अगर आप कहते हो नहीं वो तो खूब आती है, तो आप यहां ऑफन का प्रयोग भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ऑफन का मीनिंग दूसरा हो जाएगा। ऑफन का मतलब होता है वो प्राय आती है, तो सोफिया कम्स हियर रेयरली, स्केर्सली, या आप यहां ऑफन का प्रयोग भी कर सकते हो। अब बच्चों जरा आगे हम देखते हैं। बार्किंग, जानते हो बार्किंग कौन होते हैं? भौंकने वाले। और आगे लगाओ डॉग्स। फिर लगाया हमने सेल्डम।
बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, यानी भौंकने वाले कुत्ते सिर्फ भौंकते हैं, काटते भी हैं पर बहुत कम काटते हैं। ठीक है, आइए बच्चों, आप इसको यूं भी लिख सकते हो, शी वाले वाक्य को देखो, शी कम्स हियर एवरी ईयर, और बच्चों आप लिख सकते हो वंस ए वीक। ठीक है, वंस की जगह आप ट्वाइस भी कर सकते हो, ट्वाइस ए वीक, थ्राइस भी कर सकते हो, सप्ताह में 3 बार आ जाती है, वीक कर सकते हो, इसकी जगह चेंज हो जाएंगे, है ना, साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकते हैं, 3 साल भी हो सकते हैं। जैसे कोई औरत है जो दिन में 3 बार साड़ी बदलती है, तो 3 बार बदलती है, तो आप क्या करोगे, थ्राइस ए डे करोगे उसमें। ठीक है, थ्राइस ए डे करोगे। अगर कोई यूनिफॉर्म चेंज करता है, अपने ड्रेस 3 बार चेंज करता है, तो फिर वो ऐसे ही है। एनी हाउ, तो बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, भौंकने वाले कुत्ते बच्चों क्या करते हैं, बहुत कम काटते हैं। और बच्चों एक सेंटेंस है, जरा देखो, लता, ये लता मंगेशकर है। यूजुअली, USUALLY, लता यूजुअली थिंग्स इन हिंदी। लता आमतौर पे कौन सी भाषा में गाती है, ऐसे कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन ज्यादातर कौन सी में गाती है, ज्यादातर तो हिंदी में ही गाती है। तो बच्चों ये बातें आपको समझानी थी। आशा करता हूं कि जो पहला वाला सेंटेंस है ये वाला आपने उतार लिया होगा, बाकी उतारे या नहीं उतारे, लेकिन पहला तो उतार लिया होगा, और बाकी भी आशा है कि आपने उतार लिए होंगे, उतार रहे होंगे आप। ओके, पहला सेंटेंस बच्चों मैं देखो लिखता हूं, आई जनरली, I generally take supper, SUPPER, सपर मानी ब्याड़ू होता है बच्चों, शाम का भोजन होता है, रात का भोजन होता है। तो I generally take supper, फिर लगाओ 8 और फिर कर दो EIGHT, क्लियर हो गया है। अब ध्यान देने वाली बात बच्चों क्या है कि जो जनरली शब्द है, जनरली इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय इन जनरल। इस जनरली के एवज में बच्चों मैं इन जनरल का प्रयोग भी कर सकता हूं। अब दोनों में फर्क क्या है, इस पर हम चर्चा बाद में करेंगे। बहरहाल बच्चों एक एक सेंटेंस में जरा गौर फरमाएंगे आप। पहला सेंटेंस हालांकि मिटाया जा चुका है, पर आपको याद होगा, आई गो टू शिक्षा संकुल दिल्ली। इसका मतलब यह है कि मैं हर दिन शिक्षा संकुल जाता हूं। तो बच्चों इस सेंटेंस में कौन सा भाव है जरा बताना। ये बच्चों ये काम रोजाना हो रहा है, तो आप इस काम को कह सकते हैं रिपीटेड एक्टिविटी है, ये रूटीन वर्क है मेरा, मुझे जाना ही पड़ता है। दूसरा जरा देखो, शी गोज टू हर विलेज एवरी डे, तो बच्चों ये बार बार रिपीट हो रहा है, ये भी रिपीटेड एक्टिविटी हर दिन गाँव जाती है, एवरी संडे को जाती है, एवरी वीक जाती है, तो ये बार रिपीटेड एक्टिविटी है। इसलिए आप इसको कौन सी श्रेणी में रखेंगे, प्रेजेंट सिंपल में रखेंगे। ऑलवेज आ रहा है बच्चों, अलेक्स ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, अलेक्स तो हमेशा सच बोलता है। और सोफिया कम्स हियर रेयरली स्केयर्सली, ठीक है, इस तरीके से है। सोफिया आती है, कभी कभी आती है, स्केयर्सली नहीं कभी कभी आती है, और ऑफन का मतलब अक्सर आती रहती है। और बार्किंग डॉग शेल्डम बाइट का मतलब शेल्डम मन क्या होता है, नेगेटिव सेंस देता है। इसका मतलब वो नहीं काटते हैं, या काटते हैं तो बहुत कम काटते हैं। एनी हाउ, और लता यूजुअली सिंग्स इन हिंदी, लता क्या करती है बच्चों, हिंदी में गाती है। तो आमतौर पर हिंदी में गाती है, तो ये क्या है बच्चों, आमतौर पर कोई काम किया जाता है तो वो यूजुअली आ रहा है इसमें, और ये जनरली वाला है। अब बच्चों एक सेंटेंस और आपको लिखाएंगे, इसलिए ये वाला सेंटेंस भी हमको मिटाना पड़ेगा। ये सेंटेंस बच्चों बड़ा आसान है, कुछ नहीं आपने लिखा है कि साहब अलेक्स ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। अलेक्स हमेशा क्या करता है बच्चों, सत्य बोलता है। इस बार हम कह रहे हैं, देखो सेंटेंस जो आगे वाला है बच्चों वो कौन सा है, वो सेंटेंस है, ऑलवेज का उल्टा नेवर होता है ना, तो हमने दे दिया निक। ठीक है, नेवर टेल्स ए लाई। निक नेवर टेल्स ए लाई, इसका मतलब यह हुआ कि निक जो है वो अच्छा बच्चा है और वह कभी भी झूठ नहीं बोलता है। तो बच्चों इसमें नेवर आ रहा है। अब बच्चों आपने देखा क्या निष्कर्ष निकाला इन सब वाक्यों को पढ़ के। तो बच्चों उतार तो आपने सबने लिया होगा, और अगर उतार लिया तो बच्चों इनका निष्कर्ष क्या है। ये तमाम वाक्य प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखे गए हैं, लेकिन ये तो अनुवाद करने पर आपको समझ में आया है। लेकिन बच्चों कभी कभी कुछ ऐसे तरीके भी हमारे पास जिनसे आपको ये संकेत मिल सकता है
कि ये वाक्य प्रेजेंट सिंपल टेंस का होगा और उनकी मदद आप ले सकते हैं। अब प्रश्न ये है बच्चों कि वो जो तरीके हैं हमारे पास वो कौन कौन से। ये तो बच्चों कुछ शब्द हैं जिनको आप कीवर्ड्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कुछ किताबों में लिखा होता है एडवर्बियल्स कहलाते हैं, ठीक है। तो आप बच्चों इनको कीवर्ड्स कह सकते हैं। दीज आर द कीवर्ड्स टू अंडरस्टैंड द टेंस ऑफ अ गिवन सेंटेंस। कोई वाक्य आपको दिया जाएगा, उसमें कौन सा टेंस है, तो अगर आपको कहा जाएगी फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट टेंस, अप्रोप्रिएट टेंस या अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो टेंस कह दो चाहे फॉर्म ऑफ द वर्ब कह दो। अगर आपको भरने के लिए कहा जाता है तो बच्चों कुछ शब्द ऐसे हैं जिनसे आपको हिंट मिल सकता है। हालांकि ये याद रहे कि ये शब्द जो मैं आपको बताने वाला हूं ये बच्चों 100% लागू नहीं होते हैं। दे कैन ओनली बी हेल्पफुल टू यू, दे कैन ओनली इंडिकेट, वो केवल संभावना बता सकते हैं कि आपको बाकी टेंसेस को छोड़ देना चाहिए और प्रेजेंट सिंपल पे गौर करना चाहिए, ज्यादा उस पे गौर करना चाहिए, उसके उत्तर में मतलब आंसर वो होने की अधिक संभावना है। इस तरीके का सिग्नल आपको ये देंगे। लेकिन कभी कभी बच्चों क्या होगा कि आपको केवल इन पे निर्भर नहीं करना है, आपको अपना जो कॉमन सेंस है उसको अप्लाई भी कर लेना है। परंतु बच्चों 90% ही आपकी हेल्प करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। तो ऐसे संकेतक या ऐसे कीवर्ड्स जो आपको हिंट देते हैं, जो आपको सिग्नल देते हैं, वो कौन कौन से हैं, तो इनको याद करते करते बच्चों कभी जनरली ऑफन ऐसे बच्चे बोलते हैं फिर बोल बोल के भूल जाते हैं। तो आप कभी न भूलें, आप कभी न भूलें। इसलिए बच्चों हम लाए हैं आपके लिए एक ट्रिक, और वो ट्रिक कौन सी है जरा ध्यान दो। ट्रिक है बच्चों डियर सोनू। ये कोई किताब में आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि मिलेगी कहां से, इसका आविष्कार करता ही मैं ही हूं, तो फिर कहां मिलेगी आपको। अब बच्चों ये जो डियर शब्द है, डियर सोनू, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं इसके माध्यम से आपको ये समझाना चाहता हूं कि जहां डियर आएगा तो डी का मतलब क्या होगा बच्चों, डी का मतलब होगा DAY प्लस LY, ये संधि कर दो दोनों में क्या बन जाएगा, डेली। तो डेली का मतलब बच्चों ध्यान दो, डेली एक एडजेक्टिव भी है, डेली एक एडवर्ब भी है। जब मैं कहता हूं आई गो टू शिक्षा संकुल डेली, मैं हर दिन, मैं रोजाना शिक्षा संकुल जाता हूं, तो ये एडवर्ब है। लेकिन बच्चों जब मैं आपको कहता हूं कि डेली एक्टिविटीज, डेली रूटीन, तो वो दैनिक का अर्थ देता है, दैनिक। जब बच्चों दिन प्लस एक बराबर दैनिक, आप जानते हो हिंदी में किसी भी शब्द के अंत में अगर एक प्रत्यय जुड़ जाता है तो वह क्या बन जाता है, वह विशेषण बन जाता है। आगे बात समझ में। उसी तरीके से अंग्रेजी में बच्चों क्या होता है कि नाउन के अंत में जब LY जोड़ा जाता है, ये नाउन है कि नहीं, ये नाउन है, और इसमें आपने LY जोड़ दिया तो जाहिर सी बात है ये एडजेक्टिव है। लेकिन बच्चों कतिपय वाक्यों में ये एडवर्ब का काम भी करता है, सनद रहे। जैसे आई गो टू शिक्षा संकुल डेली, यहां बच्चों एडजेक्टिव की तरह फंक्शन नहीं कर रहा है, बट इट इज फंक्शनिंग एज एन एडवर्ब इन द गिवन सेंटेंस। परंतु बच्चों आलोच्य वाक्य में ये क्रिया विशेषण की मान्यता काम कर रहा है, क्रिया विशेषण की तरह काम कर रहा है। बात समझ में आ गई है। तो पहला पॉइंट खत्म हो गया आपका। डी का मतलब क्या है, डेली। यानी अगर वाक्य में डेली आ जाए तो बच्चों आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस इस बात पे करना चाहिए कि उस वाक्य के प्रेजेंट सिंपल टेंस में होने की संभावना ज्यादा है। ये अलग बात है। कीप द सेंटेंस इफ द गिवन सेंटेंस इज अ फ्रैक्शन ऑफ अ स्टोरी। अगर बच्चों जो दिया हुआ वाक्य है बच्चों वो किसी कहानी का हिस्सा है, कहानी का पार्ट है, तो बच्चों प्रेजेंट सिंपल की एवज में उसके पास्ट सिंपल टेंस में जाने की संभावना ज्यादा हो जाती है। लेकिन इससे बच्चों ये एलिमिनेशन मेथड है। एलिमिनेशन मेथड का मतलब ये होता है कि ऑप्शन काट दें। तो इससे कम से कम आपको आइडिया तो लगी गया है कि बाकी पे विचार करने की आवश्यकता नहीं है, परफेक्ट कंटिन्यूअस पे विचार करने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल खत्म। परफेक्ट टेंस के ऊपर विचार करने की जरूरत नहीं है। और बच्चों अगर डेली आ गया है तो जनरली कंटिन्यूस पे भी विचार करने की जरूरत नहीं है। ऐसे में हो गया तो प्रेजेंट सिंपल का होगा। लेकिन अगर वो किसी कहानी का पार्ट है, उसके आगे पीछे के वाक्य देखो, उसका संदर्भ देखो, उसका कॉन्टेक्स्ट देखो, यदि वो पास्ट में चल रहा है तो दैट सेंटेंस मे आल्सो बी इन पास्ट सिंपल। वो पास्ट सिंपल में भी हो सकता है लेकिन उसकी संभावना कम है और ज्यादा प्रेजेंट सिंपल। बात खत्म। दूसरी बात जरा ध्यान दें, ऐसा याद कर लो कि जीवन में फिर कभी तुमको दोबारा इन्हें याद करने की आवश्यकता नहीं पड़े। और बच्चों रट्टा मार तो होता है, वो तरीका तो मेरा पढ़ाने का है ही नहीं कि मैं आपको चीजें रटने के लिए कहूं। मैं तो चीजें समझाता हूं, आप उनको बार बार राइट एंड लर्न, बार बार राइट एंड लर्न, उसको लिखें पढ़ें और चीजें क्या हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली आपको बाई हार्ट हो जाएंगी। तो डी का मतलब समझ में आ गया है। अब बच्चों ई वाला मेथड क्या है, समझ गए आप। ई मानी क्या होता है, एवरी। अब एवरी है तो बच्चों एवरी डे, और अगर एवरी डे नहीं है तो क्या हो जाएगा, एवरी वीक या एवरी संडे मंडे, ठीक है। और क्या हो सकता है, फोर्टनाइट, FORTNIGST बताया था। और क्या हो सकता है, मंथ। और क्या हो सकता है, ईयर, वगैरह वगैरह। आप जानते हो, आगे से आगे बढ़ा लेंगे अपनी बात को।
तो बताओ कोई समस्या यहां तक? आशा करता हूं कि यहां तक कोई समस्या नहीं है। हालांकि अपनी लाइन जो है बिल्कुल सीधी नहीं है, पर लाइन सीधी नहीं है, पर मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो बिल्कुल सीधा है। अब बच्चों जरा ये देखेंगे आप, ए मानी क्या होगा? ऑलवेज। ठीक है, अब ऑलवेज का उल्टा नेवर होता है, तो नेवर तो आएगा, है ना, ऑलवेज का उल्टा नेवर आएगा। मैं यहाँ दिख रहा हूं, लेकिन बच्चों ये यहाँ नहीं, इसको मैं आगे भी बताने वाला हूं आपको, इसलिए एक आइडिया ले लें आप केवल। और आर का मतलब क्या होता है बच्चों? आर माने होता है RARELY, रेयरली। अब रेयरली है तो बच्चों स्केर्सली भी मिलता जुलता ही है, ये आ जाएगा साहब आपका स्केर्सली। कोई समस्या? आशा है जी यहां तक आपने उतार लिया होगा और बातें आपके समझ में आ गई होगी। यदि वाक्य में डेली आ रहा है, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी संडे, एवरी मंडे, एवरी फोर्टनाइट, एवरी मंथ, एवरी ईयर, है ना, इत्यादि आ रहे हैं, तो कोई समस्या नहीं है। तो बच्चों उसको प्रेजेंट सिंपल में जाना चाहिए जनरली। और आगे बताया गया है ऑलवेज आ जाए। हालांकि ऑलवेज क्या होता है बच्चों? प्रेजेंट सिंपल की जगह पास्ट सिंपल में भी आ जाता है। पास्ट सिंपल में तो ये सारे ही जा सकते हैं, लेकिन ये ऑलवेज तो ऐसा बच्चों प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी आ जाता है। अगर आपका इरादा खराब है, कोई खराब बात कहना चाहते हैं आप, तो आपको कहना चाहिए ही इज ऑलवेज टीजिंग गर्ल्स। ही इज ऑलवेज टीजिंग गर्ल्स का मतलब वो हमेशा लड़कियों को तंग करता रहता है। तो बच्चों हमेशा लड़कियों को तंग करता रहता है, तो ये तो खराब बात है, अच्छी बात थोड़ी है। तो चूंकि अच्छी बात नहीं है, जब आप किसी खराब बात को कहते हैं तो ऑलवेज का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी होना संभव्य है। दूसरी बात बच्चों, ऑलवेज का प्रयोग तो प्रेजेंट परफेक्ट में भी हो जाता है। जैसे आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड द पुअर, मैंने हमेशा गरीबों की मदद की है। जब प्रेजेंट सिंपल में, प्रेजेंट परफेक्ट में हो सकता है, तो बच्चों कभी कभी पास्ट परफेक्ट में भी जा सकता है। जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो सकता है, और सेंटेंस अगर किसी कहानी का पार्ट है तो पास्ट कंटिन्यूअस में भी जा सकता है। और यदि प्रेजेंट सिंपल में हो रहा है तो पास्ट सिंपल में कहां प्रॉब्लम है? युधिष्ठिर ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ, युधिष्ठिर हमेशा सत्य बोलता था, क्योंकि वो जिंदा नहीं है, वो तो खत्म हो गया है। तो ये वाक्य क्या है बच्चों? ये किसी कहानी का या किसी ऐतिहासिक वृतांत का हिस्सा होने के कारण प्रेजेंट सिंपल के एवज में पास्ट सिंपल में लिखा गया अथवा बोला गया। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। ठीक है, तो बच्चों रेयरली, है ना, ऑलवेज की बातें समझाई, रेयरली, स्केर्सली। अब बच्चों हम आगे बढ़ाते हैं अपनी बात को। अब ये वाला जो चार्ट आपका, ये तो गया, ये तो गया। अब बच्चों आगे लेंगे, आगे वाली बात करो आप। अब बात आती है आपकी सोनू। तो ऐसे यानी क्या होता है बच्चों? ऐसे यानी होता है सेल्डम। बताया था बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, यानी भौंकने वाले कुत्ते काटते हैं। भौंकने वाले कुत्ते काटते हैं यानी बहुत कम काटते हैं, तो सेल्डम आ गया। अब जो सेल्डम आ गया तो कभी कभी समटाइम्स का प्रयोग भी कर सकते हो। समटाइम्स ये नहीं जानते हो, कभी कभी। समटाइम्स का मतलब भी कभी कभी होता है। तो इसका प्रयोग अगर वाक्य में समटाइम्स आ रहा है तो भी उस वाक्य को प्रेजेंट सिंपल में जाने में कोई हर्ज नहीं है। और ये बच्चों ओ है। ओ के दो मतलब है, एक तो बताया आपको ऑफन जो पहले आ चुका है, और एक होता है बच्चों वंस ए वीक, एक सप्ताह में एक बार, ट्वाइस ए वीक, थ्राइस ए वीक, या वंस ए ईयर, है ना, वंस ए मंथ। इस तरीके से आप बनावटें देख सकते हैं। एन का मतलब बच्चों क्या होगा? आ चुका है पहले, लेकिन ट्रिक को तो पूरा करना पड़ेगा इसकी, तो नेवर हो गया है। अब बच्चों ये देखो यू, यूजुअली यानी आमतौर पर होता है, और यही अर्थ देता है बच्चों जनरली। ये क्या देता है? जनरली। मैंने आपको कहा कि जनरली को इन जनरल भी कहा जा सकता है, और बच्चों रेगुलरली भी लिख सकते हो। रेगुलर, ये रेगुलर। अब इसमें LY सिंगल ही आएगा, डबल नहीं आएगा, ये ध्यान दो बच्चों। वहां डबल क्यों नहीं आएगा और जनरली में डबल क्यों आया? इसलिए आया क्योंकि जनरल में तो एल तो एक तो पहले ही था, एक मैंने अपनी तरफ से जोड़ा। ये एक एडजेक्टिव था, मैंने इसको एडवर्ब बनाया। अब बच्चों जरा आगे और देखिए आप, रेगुलर, उसमें तो आर आ रहा है। अब एक LY हमने जोड़ा तो उसमें डबल एल क्यों होगा? तो बच्चे क्या करते हैं, इधर डबल LY तो उधर भी डबल LY। ऐसा नहीं होता बच्चों। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, ये बच्चों जो चीजें मैंने आपको बताई ये आपके बेहद काम की है। और ये बच्चों कीवर्ड्स है। व्हाट आर दीज? ठीक है, दीज आर सेड टू बी कीवर्ड्स। इन्हें बच्चों आप कीवर्ड्स कह सकते हैं। ये संकेतक शब्द हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ दीज वर्ड्स, और इन शब्दों की सहायता से बच्चों इट विल बी इजी फॉर यू टू आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस। दिए हुए वाक्य का जो टेंस है वह पहचानना आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। आसान हो जाएगा, लेकिन बच्चों 100% इनके ऊपर निर्भर नहीं करना है, क्योंकि ऐसा नहीं है सर ने बता दिया ऑलवेज, आपने लगा दिया प्रेजेंट सिंपल, नंबर आए नहीं, फिर ICT वाला मास्टर तो ऐसे पढ़ा रहा था। तो बच्चों मैं तो आपको चीजें जो है उसके दोनों ही पहलू बता रहा हूं। इसलिए
आप अपना कॉमन सेंस भी अप्लाई करें। इस तरह से बच्चों अपनी बात इस क्रम में जारी रहेगी, परंतु इससे पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक। तो बच्चों आपने देखा कि किस तरीके से जो है ये जो वर्ड्स हैं इनकी सहायता से टेंस को पहचानना आसान होता है। अब बच्चों अपन बात करते हैं कि एक एक सेंटेंस जो है बच्चों उस पर कोई विशेष बात थी तो वो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। देखो पहला सेंटेंस क्या था, आई गो टू शिक्षा संकुल डेली। इसमें कुछ नहीं बच्चों, केवल एक बात थी। इसमें केवल एक बात ये थी कि डेली शब्द जो है वो दोनों काम करता है, कभी एडवर्ब का काम करता है तो कभी एडजेक्टिव का काम करता है। एक बात तो इतनी सी है। दूसरी बात बच्चों आपको मैंने समझा दी कि नाउन के अंत में क्या जोड़ोगे, ध्यान दो जरा। नाउन देखो बच्चों, ये डे क्या है, ये डे एक नाउन है, ठीक है। और नाउन के अंत में अगर आप एल वाई जोड़ोगे जो नया शब्द बनेगा बच्चों वो जनरली एडजेक्टिव बनता है। तो नया शब्द क्या बना, डी ए आई एल वाई। ये अलग बात है बच्चों की वाई का आई कर दिया गया है, ऐसा हमेशा नहीं होता है पर इस शब्द में ऐसा होता है, ठीक है। तो ये संधि है बच्चों, एक तरह की संधि हो गई है। अब ये जो नया शब्द बना है बच्चों वो क्या बना है, एडजेक्टिव बना है। अब आप कहोगे सर फिर ये तो एडवर्ब भी बता रहे हो आप। हाँ, ये कभी कभी एडवर्ब का फंक्शन भी करता है, बाकी जनरली बच्चों फ्रेंड से बना फ्रेंडली, ठीक है। कोस्ट से बना कोस्टली, हेवन से बना हेवनली, गोड से बना गोडली। तो नाउन के अंत में जब एलवाई जोड़ा जाता है तो क्या बनता है, एडजेक्टिव बनता है। और एडजेक्टिव के अंत में फिर एलवाई जोड़ दिया जाए। अब आपको सब इसमें अंत में तो पहले एलवाई आ रहा है, चूंकि इसके अंत में पहले एलवाई आ रहा है इसलिए इसके अंत में एलवाई जोड़ना संभव नहीं हो पाएगा, इसलिए खुद ही एडवर्ब का काम करेगा। लेकिन एक शब्द है बच्चों दूसरा जरा देखो, रेगुलर। क्या शब्द है, अब आप जानते हो बच्चों रेगुलर, रेगुलर वर्क। बताओ कैसा वर्क, रेगुलर। तो रेगुलर क्या हो गया, नियमित हो गया ना। तो बच्चों हिंदी में एक शब्द अच्छे समझ लो आप, दो बातें समझ लो। जिस शब्द के अंत में इक आ जाए या जिस शब्द के अंत में इत आ जाए वह हमेशा क्या होता है, विशेषण होता है कि नहीं होता, बताओ। जैसे बच्चों मैंने आपको कहा नियमित, तो नियमित विशेषण हो गया है। कोई सा शब्द देख लो आप जिसके अंत में इत आएगा वो विशेषण होगा। प्रफुल्लित, प्रफुल्लित मन, कैसा मन, प्रफुल्लित मन, तो प्रफुल्लित आ गया। उसी तरीके से एक बच्चों को आपको बताया दैनिक है, ऐतिहासिक है, औपचारिक है, सांसारिक है, वगैरह वगैरह, शारीरिक है। तो मैं आपको, ये तो हिंदी की बात आ गई है। अब बच्चों मैंने आपको कहा कि इधर तो इक लग गया, दिन प्लस इक बराबर दैनिक और रेगुलर। अब इसके अंत में क्या आ रहा बच्चों, ये एडजेक्टिव है कि नहीं, ये एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव के अंत में एलवाई जोड़ना, अब एलवाई जोड़ते क्या बन जाएगा जरा बताना। अब बन जाएगा रेगुलरली, क्या बन जाएगा, रेगुलरली। अब ये जो शब्द नया बना है बच्चों ये एडवर्ब है। तो इसका मतलब क्या हुआ, नाउन के अंत में जब एलवाई जोड़ते हैं तो एडजेक्टिव बनता है, परंतु अगर एडजेक्टिव के अंत में एलवाई जोड़ते हैं तो एडवर्ब बनता है। और नाउन के अंत में बच्चों जब एलवाई जोड़ते हैं तो एडजेक्टिव बनता है। लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं बच्चों जो एडजेक्टिव तथा एडवर्ब दोनों का काम करते हैं, लेकिन वो बच्चों सेंटेंस को देखने के बाद ही बताया जा सकता है कि वो एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं या एडवर्ब का काम कर रहे हैं। आ गई बात समझे। कई बार बच्चों जो नाउन होता है, नाउन एडजेक्टिव का काम करता है, लेकिन नाउन अगर एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो सेंटेंस को देख के ही बता सकता हूं। ऐसे कैसे बता सकता हूं, जैसे मैंने आपको कहा कि 100 रुपी नोट। अब बच्चों नोट के पहले क्या आ रहा है, रुपी आ रहा है। तो 100 रुपी नोट, तो बच्चों रुपी एडजेक्टिव है, इसीलिए 100 रुपीज नहीं केवल रुपी आ रहा है। क्यों, क्योंकि एडजेक्टिव का कभी बहुवचन बनता ही नहीं है। जब दो नाउन एक साथ आते हैं और पहला नाउन दूसरे नाउन को क्वालिफाई करता है तो वो नाउन होते हुए भी एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करता है। जैसे क्लासरूम, कौन सा रूम, क्लासरूम। तो अगर आपको एस जोड़ना है तो रूम में जुड़ेगा, क्लासरूम्स क्लास में नहीं जुड़ेगा, क्योंकि क्लास तो नाउन है ही नहीं, क्लास तो एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रहा है। और एन एडजेक्टिव डज नॉट हैव ए प्लूरल फॉर्म। और एडजेक्टिव की बच्चों प्लूरल फॉर्म नहीं होती है, उसको बहुवचन में नहीं बदला जा सकता है। इतनी बात समझ में आ गई। एक बात आपको बच्चों समझाई जा चुकी है। ओके, दूसरी बात बच्चों ये जो जनरल और इन जनरल, ये देखो यहां भी एक बात समझ लो आप। जैसे बच्चों आपने क्या बोला, जनरली, आपने बोला जनरली, और जनरली को उठा करके बच्चों जैसे मैंने कह दिया कि आई इन जनरल टेक सपर एट 8, तो मैं जो है बच्चों 8 का प्रयोग हुआ है, तो मैं 8 बजे क्या करता हूं, 8 बजे आपको बताया गया है निश्चित समय, स्थान, गति और कीमत। ध्यान दो बच्चों, क्या बोला मैंने, लिख लो, निश्चित समय लिख लिया, ओके, स्थान, गति, ठीक है, निश्चित समय, स्थान, गति और कीमत।
ये बताने वाले शब्द जो होते हैं बच्चों, इनके आगे एट लगाना चाहिए और क्या नहीं लगाना चाहिए, इनके आगे इनका प्रयोग नहीं करके एट का करना चाहिए। अब बच्चों ये निश्चित समय है ना एट, इसलिए एट का प्रयोग हुआ है। निश्चित समय, स्थान, गति और कीमत बताने वाले शब्दों के लिए एट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, इन प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। ओके बच्चों, दूसरी बात जरा देखो, जनरल की जगह क्या लगा दिया, इन जनरल। तो बच्चों आप इस बात को बताओ कि जनरल ये क्या है, सब जानते हो जनरल एक एडजेक्टिव है, और जब इसमें एलवाई जोड़ दिया तो एडवर्ब बन गया कि नहीं बना, और इस एडवर्ब की जगह बच्चों आपने क्या लगाया, इन जनरल। अब बताओ बच्चों ये सिंगल वर्ड है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो आप कहोगे ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। बताओ इसमें वर्ब है या नहीं है, इसमें कोई वर्ब नहीं है। चूंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें कोई वर्ब नहीं है, इसलिए फ्रेज कहलाएगा। लेकिन बच्चों अगर इसमें कोई वर्ब होती तो इसको क्लोज कहते हैं। अब ये फ्रेज तो, पर प्रश्न ये कौन सा फ्रेज है, ये एडवर्ब को रिप्लेस कर रहा है, तो बच्चों इसको आपको क्या कहना पड़ेगा, एडवर्ब फ्रेज कहना पड़ेगा। आ गई समझ में? एन एडवर्ब फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट ए फाइनाइट वर्ब दैट इज, ठीक है बच्चों, दैट इज यूज इन ऑर्डर टू रिप्लेस एन एडवर्ब, जिसका प्रयोग किसी एडवर्ब को रिप्लेस करने के लिए किया जाता है। बहुत सरल है। और भी सरल भाषा में समझना चाहो तो बहुत तरीका हमारे पास ये है बच्चों, प्रीपोजिशन। क्या बोला हमने, प्रीपोजिशन प्लस एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन प्लस एडजेक्टिव बराबर, प्रीपोजिशन प्लस एडजेक्टिव बराबर एडवर्ब फ्रेज। इससे सरल सूत्र तो कहीं आपको मिलेगा ही नहीं। जैसे लाउडली, और आपने क्या बोल दिया, इन अ लाउड वॉइस, तो इन अ लाउड वॉइस का प्रयोग कर दिया बच्चों आपने, इन अ लाउड वॉइस, ठीक है, इन अ लाउड वॉइस। तो आपने क्या देखा बच्चों, उसके पहले इनका इन लाउड वॉइस, ए भी उठा दो आप, इन लाउड वॉइस ऐसे किया आपने, तो बच्चों इन आ गया है और उसके बाद में लाउड आ रहा है, तो लाउड क्या है, एडजेक्टिव है। तो प्रीपोजिशन के ठीक बाद अगर एडजेक्टिव का प्रयोग होगा तो इस प्रकार का जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा जिसके अंदर फाइनाइट वर्ब नहीं होगी तो वो फ्रेज होगा। और बच्चों अगर वो फ्रेज होगा तो कैसा होगा, वो चूंकि एडवर्ब को रिप्लेस करेगा तो वो एडवर्ब फ्रेज होगा। ओके बच्चों, दूसरा सेंटेंस क्या था आपका, दूसरा सेंटेंस था बच्चों जरा ध्यान दो, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। ऐसा कोई सेंटेंस मैंने एवरीडे संडे वाला तो आपकी समझ में आएगा, या कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों जैसे ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, तो बच्चों ये जरा ध्यान दे लेना, स्पीक, ठीक है, द ट्रूथ, एक बार लिखो, बहुत काम की चीज है। स्पीक द ट्रूथ को बच्चों टेल द ट्रूथ भी कह सकते हैं, और बच्चों जरा देखना टेल ए लाई, क्या बोला हमने, टेल ए लाई, और स्पीक ए लाई। इसे बच्चों आपको इसी रूप में याद करना पड़ेगा। वजह ये बातें मैंने क्यों बताई, इसको इस प्रकार से इसलिए लिखा है बच्चों क्योंकि ट्रुथ के पहले द आना ही नहीं चाहिए। जैसे ट्रुथ, ठीक है, कंक्योर, यह कंक्योर यानी जीतना होता है बच्चों। अब जब जीतना है तो ये तो एक वचन है ना, ये तो कौन सा नाउन है जरा बताना। ट्रुथ जिसके अंदर में टीएच आ जाता है बच्चों, ग्रोथ टीएच आ जाता है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। वो जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है उसका क्या नहीं बनता, प्लूरल कभी नहीं बनता, तो ये तो सिंगुलर है। तो ट्रुथ कंक्योर्स। अब लगाओ एट और ये लास्ट। अब एट लास्ट का मतलब क्या हुआ, अंततः है, तो ये एडवर्ब हुआ। अब बच्चों आप जरा देखो इसका मतलब क्या हुआ, जरा ध्यान देना। इसका मतलब हुआ अंततः है। ध्यान दो, हिंदी में जिन शब्दों के अंत में विसर्ग का प्रयोग होता है वे शब्द हमेशा क्रिया विशेषण होते हैं। बोलो बच्चों, अब आप कहोगे साहब कैसे, हम बताएंगे आपको कैसे। हिंदी में जिन शब्दों के अंत में विसर्ग का प्रयोग होता है वे हमेशा क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे प्राय, जैसे वस्तुतः, वस्तुतः का मतलब होता है वास्तव में, अंततः माने अंत में, परिणामतः माने परिणाम स्वरूप। तो बच्चों स्वरूप भी आ जाता है, पूर्वक भी आ जाता है। पूर्वक जैसे लापरवाही पूर्वक है ना, और परिणाम स्वरूप, तो स्वरूप आ जाए, विसर्ग आ जाए, पूर्वक आ जाए, वो सब क्रिया विशेषण होते हैं। यही तो बात है। तो अब बच्चों अंततः है, परिणामतः है, और फलतः, फलतः का मतलब होता है फलस्वरूप, तो फल तो हो गया। अब बच्चों आपके ये तो पकड़ में आ गया कि यह एक क्रिया विशेषण है, अर्थात ये एक एडवर्ब है, यानी एडवर्ब को रिप्लेस कर रहा है। क्योंकि बच्चों एडवर्ब नहीं, अगर एडवर्ब होता तो सिंगल वर्ड होता। इसमें तो प्रीपोजिशन भी आ रहा है, एडजेक्टिव भी आ रहा है। लास्ट मोमेंट, कौन सा मोमेंट, लास्ट मोमेंट। लास्ट क्या एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के ठीक पहले प्रेप आ रहा है। तो बच्चों आप बताओ प्रेप प्लस एडजेक्टिव मिलकर के क्या बनेंगे, फ्रेज बनेगा। किसको रिप्लेस करेगा, एडवर्ब को। तो बच्चों ये कौन सा फ्रेज होगा, ये एडवर्ब फ्रेज होगा। कैसा फ्रेज होगा, इतना आसान तरीके से बच्चों एडवर्ब फ्रेज को आपके दिमाग में बैठा दिया हमने, जो बड़ा मुश्किल था, बहुत आसान काम नहीं था ये। और आपको इतने सारे हिंदी के टोटके बता दिए। विसर्ग आ जाए तो पकड़ लो क्रिया विशेषण है,
पूर्वक आ जाए तो क्रिया विशेषण है, स्वरूप आ जाए तो क्रिया विशेषण है, और उधर बच्चों आपको बता दिया इत आ जाए तो विशेषण है, इक आ जाए तो विशेषण है। आई बात समझे? अगर एडजेक्टिव के अंत में एल वाई आ जाए तो एडवर्ब है, नहीं सॉरी एडजेक्टिव के अंत में एल वाई आ जाए तो एडवर्ब है, और नाउन के अंत में एल वाई आ जाए तो एडजेक्टिव है। इस तरीके की बातें बच्चों आपको हमने समझाई। आगे और जरा गौर फरमाएंगे आप। अच्छा, तो ट्रुथ के बारे में बच्चों देखो क्या बताया मैंने, ये ट्रुथ के पहले कोई आर्टिकल नहीं आ रहा है क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले बच्चों जनरली कोई आर्टिकल नहीं आता, लेकिन यहां आ रहा है क्योंकि ये प्रयोग इडियोमेटिक है। कैसा है ये? इसलिए बच्चों मैंने कहा था कि इसको इसी रूप में याद कर लेना, इडियोमेटिक है। इडियोमेटिक का मतलब होता है वो जैसा है वैसा है, वी कैन नॉट अप्लाई अवर माइंड देयर, हम अपने दिमाग को वहां अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब बच्चों दूसरी बात आओ, टेल ए लाई। अब इसमें बच्चा मेरे से कई बार सवाल पूछता है कि साहब ये ए लाई, लाई क्या है बच्चों? एक वर्ब है और इसके पहले आर्टिकल आ रहा है, जबकि आपको हमने पढ़ाया था नो नाउन, नो नाउन नो आर्टिकल, नो नाउन नो आर्टिकल। जब ये नाउन है ही नहीं तो फिर ये आर्टिकल कैसे आया? तो ये बच्चों इसके ऊपर भी जरा आपको हम बता दें कि कभी कभी क्या होता है, इसको आपको इसी रूप में याद करना चाहिए, लेकिन इसका तो एक लॉजिक भी है जो हम बताएंगे आपको। बच्चों कभी कभी क्या होता है, ये जो ये वर्ब होती है ना, ये वर्ब तो वह होती है बच्चों जिसकी 3 फॉर्म होती है। जैसे लाई तो लाई 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 लाइड लाइड, तो बताओ फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म हो गई कि नहीं हो गई? हो गई तो इसमें आईएनजी जुड़ रहा है तो ये वर्ब है। सहायक क्रियाओं में नहीं जुड़ता, जैसे इजिंग, एमिंग ऐसे नहीं होता है, तो वो तो सहायक क्रियाएं हैं। अब जरा बच्चों ये लाई है तो ये वर्ब की तरह काम कर रही है। ओके, उसी तरह के शब्द देखो जरा, हरी, HURRY, जरा बताओ फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म है क्या? है। हरी की है बच्चों, हरीड हरीड, हरी की क्या है? हरीड हरीड है ना। उसी तरीके से बच्चों स्लीप, स्लीप की क्या है जरा बताना? स्लेप्ट और स्लेप्ट। तो बच्चों माना कि ये वर्ब्स हैं, लेकिन कभी कभी बच्चों ये लाई यानी झूठ बोलना होता है, लेकिन ये कभी कभी क्या होता है, सिर्फ इसका मीनिंग झूठ निकलेगा, तब ये नाउन की तरह फंक्शन करेगा। और देखो ये हरी है ना बच्चों, इसका मतलब होता है कई बार हड़बड़ी, हड़बड़ी में अक्सर बच्चों हो जाती है क्या? गड़बड़ी। और ये स्लीप है बच्चों, इसका मतलब कई बार निकलेगा सिर्फ नींद। क्या निकलेगा? नींद। तो बच्चों मैं ये समझाना चाहता हूं आपको कि वर्ब जब नाउन की तरह फंक्शन करती है, लुक जानते हो, LOO के, लुक यानी देखना होता है, लेकिन बच्चों इसका कई बार मतलब देखना नहीं होता बल्कि झलक भी होता है, झलक दिखला जा। गिव मी ए लुक, गिव मी ए लुक। यहां लुक के पहले हमको एक का प्रयोग करना पड़ा क्योंकि बच्चों यहां वर्ब तो गिव है, फिर लुक क्या है? गिव मी ए लुक। तो बच्चों आप जरा बताओ ये क्या है? आप जानते हो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? मी है। और ए लुक क्या है? तो ए लुक जो है बच्चों ये भी एक ऑब्जेक्ट ही है, डबल ऑब्जेक्ट भी तो होते हैं। एनीहाउ, तो मैं ये कहना चाहता हूं बच्चों ऑब्जेक्ट है तो ये तो वर्ब तो हो ही नहीं सकती, फिर ये तो नाउन है। तो कभी कभी वर्ब नाउन की तरह फंक्शन करती है, और जब वर्ब नाउन की तरह फंक्शन करती है तो उसके पहले नियमानुसार एन आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। आगे बात समझ में? और इस प्रकार का जो प्रयोग है, सच ए टाइप ऑफ यूसेज इज नॉन टू बी द यूज ऑफ एक्शन वर्ब इन इंग्लिश। इस प्रकार के प्रयोग को बच्चों आप अंग्रेजी में एक्शन वर्ब नहीं बच्चों, एक्शन नाउन कहा जाता है। क्या बोला मैंने? एक्शन नाउन कहा जाता है। ये वर्ब होते हुए भी नाउन की तरह फंक्शन कर रही है, इसलिए इसको आप क्या बोलेंगे? इसे आप एक्शन नाउन कहेंगे। तो बच्चों ये बात थी। इसके आगे कौन सा सेंटेंस था आपका जरा बताना? रेगुलरली वाला बता दिया मैंने आपको। और बच्चों देखो एक बार सेल्डम वाला बता दिया, सेल्डम है ना, तो कहावत आ रही थी, तो कहावत तो उसी में आएगी, और बाकी सारी बातें आपको समझाई जा चुकी है। तो बच्चों इस तरीके से जो आपके हिंट हैं और कहाँ प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग होता है, वो सारी बातें आपको अपने विस्तार से बताई है। तो इस तरह बच्चों आज की बात ही समाप्त, और बाकी अगली बात अगली क्लास में। नमस्कार।